हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पर केवल आप रिवीजन में लगे होंगे, फटाफट रैपिड रिवीजन यहाँ पर आप कर रहे होंगे। तो वही हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लेकर आ गए हैं इंग्लिश के कुछ खास टैग वर्ड, कीवर्ड, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपकी इंग्लिश पेडागोजी को सोल्व करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। इंग्लिश की पेडागोजी जो होती है इन्हीं टैग वर्ड पर सीमित होती है। इन्हीं से घुमा फिराकर हर बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये टैग वर्ड पता होंगे, ये मेन पॉइंट पता होंगे, किस वर्ड को क्या बोला जाता है और किस से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इंग्लिश की पेडागोजी को भी ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इंग्लिश को लेकर जो आपका डर है वो आज खत्म हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर दिया है लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में दिया है कि कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा माध्यम क्या होती है, लैंग्वेज होती है। तो ये बात यहाँ पर करेक्ट है, ये कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। अगर आपको किसी से कोई बात करनी है, अपनी विचार उसके समक्ष प्रस्तुत करने हैं, तो वो किसके माध्यम से करते हैं, किसी न किसी भाषा के माध्यम से करते हैं। बिना भाषा के आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन का अर्थात संप्रेषण का एक माध्यम होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेंगे लैंग्वेज इज अ यूनिक सिस्टम। तो लिख कर आता है यूनिक सिस्टम। लैंग्वेज जो होती है एक यूनिक सिस्टम होती है, अपने आप में अनूठी प्रणाली होती है। आगे इसमें दिया है लैंग्वेज इज अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो जो भाषा होती है वो संस्कृति और सभ्यता की क्या होती है, वाहक होती है। तो ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। आप कुछ भी शब्द बोलते हैं, अपनी मातृभाषा को बोलते हैं, तो वो आपने कहाँ से सीखी, अपने पेरेंट्स से सीखी होगी, अपने बुजुर्गों से सीखी होगी। कुछ शब्द ऐसे भी आप बोलते होंगे जो आपके बुजुर्ग यूज़ करते थे या आपके बड़े यूज़ करते थे। तो वो क्या हो गया है, एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भाषा का स्थानांतरण किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अर्थात भाषा जो होती है वो संस्कृति और सभ्यता की वाहक होती है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। आगे दिया है लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो भाषा जो है निर्देश के क्या होती है, यहाँ पर एक माध्यम होती है। आप किसी को निर्देश दे सकते हैं, किसी को अनुदेशन दे सकते हैं। तो वो कब कर सकते हैं, जब आपके पास कोई ना कोई भाषा होगी। आप अपनी बात को हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, किसी मदर टंग में बोलेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन का मीडियम होती है। चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। भाषा जो होती है आपके समाज में व्यवहारवाद का एक रूप होती है, एक अवस्था होती है, एक फॉर्म होती है। अगर आपकी भाषा ही अच्छी नहीं है तो आप समाज में अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। कहा जाएगा कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। अगर आप सभ्य और अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो तब क्या बोला जाता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और आपकी भाषा जो है वो बहुत अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है। तो भाषा यहाँ पर पूर्णतः डिपेंड करती है आपके व्यवहारवाद को निखारने में और उसको डिस्ग्रेस करने में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा इज ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। आगे दिया है डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। बात हो रही है एक्विजिशन अर्थात क्या, अर्जन की। अर्जन क्या होता है, तो भाषा का अर्जन क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में। अगर आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, अपनी कक्षा में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने आसपास बात कर रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग आप करते हैं वो अर्जन कहलाती है। अर्थात आप अपने सामने वाले से क्या कर रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कर रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ भाषा सीख रहे हैं और उसको कुछ भाषा अपनी सिखा रहे हैं। तो इस तरह से सीखी गई भाषा जो है ये कहलाती है अर्जन। और होता है यहाँ पर लर्निंग एक्विजिशन, अर्थात भाषा अधिगम की बात यहाँ पर हो रही है। तो भाषा अधिगम क्या होता है, लर्निंग भाषा की क्या होती है, वो होती है आप किसी पर्टिकुलर ऐसे संस्थान से जुड़े हैं जहाँ पर कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, एक व्याकरणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप विद्यालय में जो भाषा सीखते हैं, अपने टीचर्स से जो बातें करते हैं, या किसी अपने कार्यस्थल पर ऑफिस में ऐसी बातें करते हैं जहाँ पर व्याकरणीय ग्रामेटिकल भाषा जो है आपकी यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग हो जाती है। तो आपको पता लगा अधिगम क्या है और यहाँ पर अर्जन क्या है। तो भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्ट थे ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर दिया है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की साइकोलॉजी क्या होती है ये बताना है। व्यवहारिज्म जो होता है आपका, व्यवहारवाद जो होता है, या कॉग्निज्म जो होता है,
तो ये क्या होता है, अगर आपका संज्ञान बढ़ रहा है, आपका जो है व्यवहार अच्छा हो रहा है लर्निंग करने के बाद, तो यहाँ पर कहते हैं इसको साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ये दोनों पॉइंट जो हैं ये पॉजिटिव है, ये करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया। आगे पॉइंट दिया हुआ है फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी। तो प्रोफिशिएंसी क्या होती है, प्रोफिशिएंसी स्टेज क्या होती है। अगर आपका मीडियम मान लीजिए हिंदी है और आप इंग्लिश में इसको पेपर में करने वाले हैं, आप इंग्लिश की पेडागोजी सॉल्व करने वाले हैं, अगर आप इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे। अगर आपकी भाषा हिंदी है तो आपको इसकी हिंदी भी साथ साथ पता होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश की पेडागोजी को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश ही नहीं, सभी विषयों की पेडागोजी में इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो प्रोफिशिएंसी का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब हो जाता है दक्षता। तो यहाँ पर साथ साथ आप हिंदी भी याद करते चलेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। डेफिनेशन जानते हैं। वंस द चाइल्ड लर्न टू डू द एक्टिविटी वी नीड टू ट्रेन द चाइल्ड to achieve a high efficiency in doing the task or do the task more smoothly and quickly। हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चे को क्या सिखाना चाहिए। किसी एक्टिविटी के लिए हम अगर बच्चे को तैयार करते हैं तो इस तरह से हमें बच्चे को ट्रेन करना चाहिए, इस तरह से उसको सिखाना चाहिए कि बहुत प्रभावशाली तरीके से अपने कार्य को क्या कर सके स्मूथली और क्विकली, शीघ्रता के साथ अपना कार्य जो है वो टास्क जो है कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर अगर इस तरह से कोई कार्य करता है तो ये दक्षता कहलाती है, उसमें प्रोफिशिएंसी है, आप ये बोल सकते हैं। इस पर आधारित बहुत प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है आगे, गो फ्रॉम द नोन टू अननोन। कैसे बढ़ती है इंग्लिश ग्रामर, ये बढ़ती है नोन से अननोन की तरफ। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को तभी सीख सकते हैं जब हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है जब हम नोन चीज़ों को भी सीख सकते हैं, अर्थात जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं वो हम सीख रहे हैं। और अननोन का मतलब आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि आप ऐसी अवस्था में पहुँच जाएंगे सीखते सीखते कि आप अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है नोन टू अननोन। त्रुटियों से आपका क्या आशय है। हिंदी और इंग्लिश के अधिगम में अगर आप त्रुटि कर रहे हैं, भाषा अधिगम में त्रुटि हो रही है, तो उनका क्या महत्व है। तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इनको पॉजिटिव माना जाता है, इनको यहाँ पर कैसा माना जाता है, इनको सकारात्मक रूप से देखा जाता है। अगर आप भाषा सीखते समय उसमें त्रुटियां करते हैं तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपकी कहाँ कमी हो रही है और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है और आपको कितना अधिक सीखना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर दिया है, एरर्स आर अ नेचुरली नेसेसरी एंड आई नेवर इंटरप्ट योर स्टूडेंट वाहिल ही टेकिंग अ रीडिंग फॉर अ करेक्शन। तो जब भी त्रुटियां होती हैं ये आपके बच्चे को किसी तरह से प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि ये एक सकारात्मक रूप से बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। निगेटिव इसका कोई प्रभाव नहीं होता। बच्चा गलतियां करता है, सीखता है। आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत को भी यहाँ पर लागू कर सकते हैं, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। अर्थात गलतियाँ हो रही हैं, फिर से प्रयत्न किया जा रहा है, फिर गलतियाँ हो रही हैं, फिर प्रयत्न हो रहा है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि आप अपना लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेते हैं। त्रुटि को यहाँ पर पूंजी और संसाधन के रूप में देखा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग स्किल क्या होता है लैंग्वेज में और स्पीकिंग स्किल क्या होता है लैंग्वेज में। तो जब हम बात करते हैं कोई भी भाषा सीखने की, तो यहाँ पर हमारे 4 जो होते हैं उपकौशल होते हैं। तो उपकौशल क्या होते हैं या सब कौशल क्या है भाषा सीखने में, ये फॉलो करते हैं L, S, R और W का क्रम। तो यहाँ पर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो कौन सा कौशल होता है, वो होता है हमारा यहाँ पर लिसनिंग का कौशल। और ये पूछा भी जाता है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला भाषा सीखने में कौन सा कौशल है, कौन सा उपकौशल है, ये बताना है। तो लिसनिंग का जो उपकौशल होता है या कौशल होता है ये सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। और सबसे कम कौन सा प्रयुक्त होता है, तो ये होता है यहाँ पर राइटिंग। आपने देखा ही होगा, अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो सबसे पहले आप उसको ध्यान से सुनेंगे। अगर आप सुन लेते हैं तो आप उसको बोलने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने ध्यान से सुना तो आपको बोलना भी वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद आप बोलना सीख गए हैं, फिर क्या करते हैं, उसको कहीं लिखी हुई दिखती है तो आप क्या करते हैं, उसको पढ़ना सीखते हैं। और पढ़ने के बाद आप करते हैं उसको अपनी प्रैक्टिस में, आप उसको जो है यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस भी करते हैं, लिखना सीखते हैं। तो भाषा सीखने में ये क्रम फॉलो होता है LSRW का, ये आपको याद रख लेना है। और कौशल भी आपको पता चल गए हैं। सबसे पहला है लिसनिंग,
फिर उसके बाद होता है स्पीकिंग, फिर होता है रीडिंग और उसके बाद होता है राइटिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये भी आता है कि क्या क्रम है, तो क्रम भी पूछा जाएगा। तो ये LSRW का क्रम होता है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें बात कर लेते हैं क्या होता है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल और रिटन। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, कम्युनिकेशन के या संप्रेषण के क्या माध्यम होते हैं। ओरल होता है, मौखिक होता है और लिखित होता है। दो तरीके से आप संप्रेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओरल जो आ जाएगा ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रोड्यूसिंग में, अर्थात आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका उत्पादन कौशल के अंतर्गत। और एक हो जाता है ग्रहणात्मक कौशल, अर्थात ग्रहण करने वाला कौशल। तो जिसमें आप ग्रहण करते हैं वो होता है रिसीविंग कौशल, सुनना और पढ़ना। ये दोनों जो आ जाते हैं आपके, ये आते हैं रिसीविंग में। और प्रोड्यूसिंग में आ जाता है आपका रिटन और स्पीक, तो ये प्रोड्यूस में आ जाएंगे। इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको एग्जाम में। तो रेमेडियल टीचिंग होती है उपचारात्मक शिक्षण, अर्थात आप क्या कर रहे हैं, जब आपको चोट लग जाती है तब आप क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, अर्थात उसके लिए उसको कंसोल करते हैं, उस पर कोई ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसी तरह से जब आप भाषा सीख रहे होते हैं, भाषा का अधिगम कर रहे होते हैं, तब आपको क्या होता है, त्रुटियाँ उसमें होती हैं, कोई समस्या आपको आती है, तो रेमेडियल टीचिंग का उपयोग होता है उस जगह पर जहां आपको त्रुटियां आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, उनका समाधान करने के लिए। समस्याओं का पता लगाना और उनका समाधान करना क्या होता है, ये रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आता है। ये आपको नाम से ही ध्यान रखना है, रेमेडियल अर्थात रेमेडी। कोई रेमेडी आप क्यों यूज़ करते हैं, जब आपको कोई दिक्कत आ रही होती है, कोई समस्या आ रही होती है, तब आप किसी रेमेडी का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देख लेंगे। आगे दिया है यहाँ पर बेसिक्स क्या होता है और यहाँ पर कैल्प क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो बेसिक्स का मतलब हो जाता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा हो जाता है कैल्प, कैल्प का होता है कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। पहले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है जब भी आप अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने परिवार में बात करते हैं, अपने आसपास बात करते हैं, तो आप बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करते हैं, अर्थात वहाँ पर आप नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, वहाँ आप कोई भी ग्रामर, किसी भी तरह का कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। एक हो जाता है कैल्प, ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसी जगह पर भाषा का प्रयोग जहाँ आप कैसी भाषा का प्रयोग करें, एकेडमिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप कॉलेज में बात करते हैं, कक्षा में अपनी बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर आप बातें करते हैं, तो जिस भाषा में वहाँ आप बात करते हैं वो कहलाती है आपकी कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ऐसी भाषा की दक्षता जहाँ आप अपने कार्यस्थल पर यूज की जाती है। आगे देख लेंगे इसमें क्या दिया है, कैल्प इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिक्स। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कैल्प जो है ये बेसिक्स से डिफरेंट होता है, ये ट्रू है और नोट। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ट्रू है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। आगे दिया है द टर्म बेसिक एंड कैल्प्स वर इंट्रोड्यूस बाय जिम क्यूमिन्स। तो ये जो टर्म थी ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये जिम क्यूमिन्स ने की थी। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है द प्रोसेस ऑफ बर्ड फॉर्मेशन। तो बर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट दिया है क्वाइनेज। क्वाइनेज का मतलब होता है क्या, बिल्कुल टोटली नए शब्द का प्रयोग या नए शब्द का इनोवेशन, तो ये क्वाइनेज कहलाता है। आगे देख लेंगे बोरोइंग। तो बोरोइंग का मतलब क्या हो जाता है, बोरोइंग का मतलब हो जाता है उधार लेना, अर्थात मान लीजिए हमने भी यहाँ पर पियानो शब्द बोला, तो पियानो शब्द जो है ये कहाँ का है, ये इटली भाषा का है और इसका उपयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं और यहाँ हिंदी में भी हम इसको क्या ही बोल रहे हैं, पियानो ही बोल रहे हैं। तो ये जो है ये बोरोइंग कहलाएगा। है कंपाउंडिंग का अर्थ हो जाता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक बर्ड होता है गैसो लाइन। तो गैसो लाइन बर्ड होता है, हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, सीधा हम गैस बोलते हैं, इसको गैसो लाइन नहीं बोलते हैं। या दूसरा वर्ड हो जाता है फ्लू, इनफ्लू होता है, तो आप क्या बोलते हैं, आप केवल फ्लू बोलते हैं। तो ये जो बर्ड है इनका क्या कर रहे हैं, हम कंपाउंड करके एक शॉर्ट वर्ड बना रहे हैं, तो ये कंपाउंडिंग कहलाता है। आगे देख लेंगे ब्लेंडिंग क्या होता है। यहाँ पर दिया है ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए एक बर्ड है, यहाँ पर स्मोक, स्मोक दिया हुआ है, ये कैसे मिलकर बना है, स्मोक बना है बराबर किससे, इक्वल स्मोक प्लस किससे, फोग से, प्लस फोग से बना है। पर हम क्या बोलते हैं, हमने एक नया ही वर्ड दे दिया है, स्मोक और प्लस फोग को स्मोक बोलते हैं, स्मोक नहीं स्मोक बोला जाता है। तो ये क्या बन गया है, ये नया वर्ड हुआ है, अर्थात दो शब्दों को हमने ब्लेंड कर दिया है एक जगह, तो ये होती है ब्लेंडिंग। तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पर प्रोसेस ऑफ बर्ड फॉर्मेशन, तो ये आपको पता लग गया होगा। चलिए आगे देख लेंगे।
यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इज। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आप फ़ोन पर बात करते हैं तो कैसे करते हैं, बोल कर करते हैं, अर्थात ध्वनि को उत्पन्न करके करते हैं। तो बिना ध्वनि के बात नहीं, अर्थात बिना ध्वनि के फ़ोन नहीं। तो फोनिम होता है इसमें क्या, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो फोनिम कहलाती है, इसको फोनिम बोला जाता है। जो भी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। जब ये किसी के साथ मिलकर बनती है तब क्या करती है, ये उसके अर्थ को चेंज कर देती है। चलिए आगे देख लेंगे मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, वर्ड की। वर्ड की या शब्द की सबसे छोटी यूनिट जो होती है ये मॉर्फिम होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राम, तो इसमें जो ये वर्ड है आगे रा, तो ये क्या कहलाता है, ये यहाँ पर मॉर्फिम का उदाहरण हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। तो लैंग्वेज किससे जुड़ी हुई होती है, किससे इसका संबंध होता है, किससे संबंध रखती है, कल्चर ऑफ सोसाइटी से इसका संबंध होता है। आप इसको बोलेंगे, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एज पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट एट स्कूल शुड बी। तो क्या होना चाहिए, लैंग्वेज का त्रिभाषीय सूत्र है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जो फर्स्ट लैंग्वेज है, ये जिस भाषा में बच्चे को विद्यालय में प्रारंभ में शिक्षा देनी चाहिए, तो वो कौन सी भाषा है, वो होती है उसकी मदर टंग, अर्थात क्या, उसकी मातृभाषा। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, मातृभाषा की बात हो रही है। एनईपी में बात करते हैं तो एनईपी ने कहा है, एनईपी में कहा गया है नई शिक्षा नीति में कि बच्चे को कक्षा 5 तक की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा है, उसी के माध्यम से उसको अधिगम कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मातृभाषा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर टू डेवलप। तो फंक्शनल सिलेबस क्या कार्य करता है, तो ये क्या करता है, ये ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाता है, अर्थात हमारा व्याकरणीय दक्षता को ये बढ़ाता है। चलिए आगे देख लेंगे, आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाई। तो इनेट नॉलेज होती है बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की या व्याकरण सीखने की या ग्रामर सीखने की भी आप कह सकते हैं। तो ये किसने कहा, ये चोम्स्की ने कहा। ये कथन सही है। और जब भी लैंग्वेज की बात होती है तो चोम्स्की से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, दोनों लैंग्वेजेस की बात आप करते हैं तो वहाँ पर चोम्स्की से क्वेश्चन बनता है। और इन्होंने ही दिया था कि लैड, बच्चा जो है एक लैड है, अर्थात भाषा सीखने का उपकरण बच्चे को इन्होंने कहा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है मल्टीलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट है पॉजिटिव रिलेशनशिप। मल्टीलिंगुअलिज्म अर्थात बहुभाषावाद, संज्ञानात्मक ग्रोथ की बात यहाँ पर की जा रही है और शैक्षिक अचीवमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये कैसे हैं, इनमें एक पॉजिटिव सकारात्मक संबंध होता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट है। अगर आप कई सारी भाषाओं का प्रयोग कक्षा में करते हैं, आप इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। मान लीजिए मैं मराठी बोलती हूँ और मेरा मित्र जो है वो इंग्लिश में बात करता है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं अपनी मराठी भाषा के कुछ शब्द सिखा दूंगी और कुछ शब्द जो है उसकी इंग्लिश भाषा के भी सीख लूँगी। तो यहाँ पर हम एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये होता है बहुभाषावाद। और ये हमारे सीखने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर इससे क्वेश्चन बनता है, ए मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास रूम डिमांड्स दैट। तो एक बहुभाषिकतावाद वाला कमरा है तो उसमें डिमांड की बात हो रही है, स्टूडेंट मदर टंग शुड गेट अ प्लेस इन द क्लासरूम। तो बच्चे की जो मदर टंग है उसको उसमें स्थान मिलना चाहिए। बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में बात करते हैं बहुभाषावाद की कक्षा में, तो वो सीखने के लिए बहुत सकारात्मक एक परिवेश को उत्पन्न करता है। ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। दिया हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स, तो ये एक संसाधन के रूप में काम करता है, एक पूंजी के रूप में बहुभाषावाद जो है ये कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। दिया है डिस्प्रैक्सिया इज रिलेटेड विद। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंध रखती है, तो ये रखती है किससे, पुअर मोटर स्किल्स एंड प्लानिंग। बच्चा क्या कर सकता है, प्लानिंग नहीं कर सकता है, उसके जो मोटर स्किल है उनमें कम्युनिकेशन नहीं बैठा पाता है। बच्चा जो है छोटी छोटी चीज़ों को लिखने के लिए सही से पेन भी नहीं पकड़ सकता है। पुअर मोटर स्किल बच्चे के जो है वो कमज़ोर होते हैं, तो ये होता है डिस्प्रैक्सिया। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। आगे इसमें दिया है एक डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर इंक्लूड्स रीडिंग। तो रीडिंग संबंधी अर्थात पढ़ने के संबंधी विकार है, तो क्या होता है यहाँ पर सीखने संबंधी विकार है, तो ये डिसलेक्सिया कहलाता है, अर्थात डिसलेक्सिया अर्थात लर्निंग में विकार। आगे दिया है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की बात हो रही है, आप गुणा भाग की बात कर रहे हैं, जोड़ घटाव की बात कर रहे हैं, अगर आपको उसमें समस्या आती है तो क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है, अर्थात आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एंड
राइटिंग की बात होती है, अगर आपको लिखने संबंधी विकार है तो तब क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है, अर्थात आप लिखने में समस्या को महसूस कर रहे हैं। आगे दिया है अननोन फैक्टर इज द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ब्रेन एबिलिटीज टू रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बच्चे को इफेक्ट कर रहा है क्या, यहाँ पर बात हो रही है ADHD की, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात हो रही है। इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा इसमें आवेगशील का गुण धारण करता है, अर्थात वह आवेगी होता है, या उसमें क्या होता है, आवेगशीलता आप कह सकते हैं, ये होती है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, उनके ध्यान में कमी होती है। अटेंशन की बात हो रही है, अर्थात बच्चों में ध्यान की कमी हो जाएगी। बच्चे एक कार्य में लगातार ध्यान नहीं लगा सकते हैं, अपने काम को, अपनी क्रिया को चेंज करते रहते हैं। आवेगशीलता का गुण इनमें पाया जाता है, ये शांति से एक जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह के बच्चे जो होते हैं इनमें हाइपर एक्टिविटी देखने के लिए आपको मिलेंगी। इसमें बात की जा रही है इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, ये एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकते हैं, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, और साथ ही क्या कर सकते हैं, ये लैक ऑफ मोटिवेशन इनके अंदर देखने को आपको मिलता है। इनमें ध्यान की कमी होती है, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशन जो हैं इनके बार बार बदलते रहते हैं। कभी ये इनको रोना आ जाता है, कभी ये क्या हो जाते हैं, बहुत हंसने लगते हैं या गुस्सा होने लगते हैं। तो इस तरह के बच्चे होते हैं ये ADHD के शिकार। चलिए आगे देख लेंगे। आगे बात कर लेते हैं इसमें ऑटिज्म की। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ये होता है बच्चे में बोलने की कमी। इस डिसऑर्डर में बच्चा जो है बहुत कम बातें करता है, बहुत कम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अगर उसको अपने माता पिता से भी बात करनी है तो क्या करता है, केवल इशारों से ही वो काम चला लेता है, हाथ पकड़ कर ले जाएगा अगर कुछ चाहिए तो। बोलने का उसका मन नहीं होता है, बहुत कम इस बच्चे में बोलना आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह के बच्चे जो हैं मित्र भी नहीं बनाते हैं, अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट बच्चों को आप बोल सकते हैं। इस तरह के बच्चे क्या करते हैं, एक ही गेम को बार बार रिपीट करते हैं। अगर आपके बच्चे को कार से खेलना पसंद है तो वो सेम गेम जो है उसका अपना डेली खेलेगा। वो कोई नया गेम नहीं खेलना चाहता है, चीज़ों से उसका लगाव होता है, वो एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकता है। तो इन बच्चों में क्या होता है, ये बच्चे जो हैं इनमें आपको ध्यान एकाग्रता वाला गुण देखने के लिए मिलेगा, या एक चीज़ को बार बार करने की पुनरावृत्ति जो है इनमें देखने के लिए आपको मिलेगी। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा। चलिए आगे देख लेंगे। फिलिंग ब्लैंक दिया हुआ है, इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू एम्पेसाइज। तो एम्पेसाइज की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑफ स्पीच, तो इस तरह का जो विकार होता है ये डिस्थीरिया में होता है, अर्थात बच्चा जो है आपका तनाव महसूस कर रहा है, उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो तनाव में है। तो जब बच्चा तनाव में होता है तो उसको बोला जाता है डिस्थीरिया। आगे दिया है डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये पढ़ने संबंधी विकार है, अर्थात सीखने संबंधी विकार है, रीडिंग संबंधी ये विकार आप इसको बोलते हैं। आगे देख लेंगे। यहाँ पर NEP की बात करते हैं तो द डेवलपमेंट ऑफ 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट इज अ रिकमेंडेशन बाई। तो ग्रेड 1 के स्टूडेंट के लिए बात हो रही है कि यहाँ पर 3 महीने क्या क्या होना चाहिए, प्ले बेस्ड स्कूल इनके लिए तैयार करना चाहिए, इस तरह का मॉड्यूल इनके लिए हो। तो ये बात जो करती है ये NEP ने की है। NEP 2020 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये नई शिक्षा नीति है, इसमें बच्चों को बहुत बेसिक तरीके से सिखाए जाने की बात की गई है, बच्चों को बिना कॉपी किताब के सिखाने की बात की गई है। यहाँ तक इसमें कह दिया गया है कि बच्चे की जो परीक्षाएं होंगी, जो रिटर्न एग्जाम होंगे, वो 3 में होंगे, कक्षा 2 के बाद होंगे। पहली और दूसरी कक्षा में कोई रिटर्न एग्जाम NEP नहीं कहता है, ये बात नहीं करता है कि किसी भी बच्चे का कोई रिटर्न एग्जाम हो। उन्हें खेल के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, ओरल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और ये बात भी करता है कि बच्चे का जो बेसिक है, जो फाउंडेशनल स्टेज है, वो मजबूत होनी चाहिए। बच्चे पर जोड़ घटाव आना चाहिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सके, गिनतियाँ उसको पता हो, नंबर सिस्टम उसको पता हो, ये सारी चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फीचर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसका यहाँ पर समर्थन नहीं करती है, कौन सा कथन नहीं कहती है। तो ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल शुड बी टॉट इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। तो ये किसकी बात नहीं करता, ये बात नहीं करता कि स्कूल में आप बच्चे को किस मीडियम में शिक्षा दो, उनको इंग्लिश में सिखाओ या किसी और अदर लैंग्वेज में सिखाओ, ये बात नहीं करता है। ये समर्थन करता है बच्चे को जो एजुकेशन मिले वो उसको किस में मिले, वो उसकी मदर टंग में दी जाए। यहाँ पर स्टार्टिंग जो बच्चे की हो वो मदर टंग से होनी चाहिए, ये बात की गई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस पर आधारित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, जैसा कि बच्चे की एजुकेशन कैसी हो। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है, मीनिंगफुल लर्निंग की बच्चे की बात की गई है। बच्चे के लिए जो भी अधिगम आप करा रहे हैं, जो भी शिक्षा उसको दे रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थात उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, अर्थपूर्ण अधिगम बच्चे के लिए होना चाहिए। उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, दक्षता उसकी कार्य में आनी चाहिए, ये बात की गई है। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चा जो है खुद करके सीखे, स्वयं सीखे। यहाँ पर सेल्फ स्टडी की बात बच्चे की जा रही है। बच्चा जो है खुद से सीखे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टीचर सेंटर एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। ये टैगवर्ड आपको ध्यान रख लेने हैं, इन्हीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही बच्चे के कोग्निशन का ध्यान रखना है, मल्टीलिंगुअलिज्म का ध्यान यहाँ पर आपको रखना है, और उसकी लैंग्वेज कैसी हो, उसको जो एजुकेशन दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, वो मदर टंग में हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। इसी पर आधारित आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने के लिए भर भर के एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए। बहुत कम समय बचा है, जितना आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं उतना मोटिवेट रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं साथ ही बहुत अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस भी। साथ ही हम लेकर आ गए हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे उस तरह के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।